नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ रहे थे। उसमें भी हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी में हमने इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनको ढंग से पढ़ लिया, और साथ में उनमें जो डिफरेंस है इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वो भी हमने समझ लिया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ह्यूमरल रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, इस तरह से हमने काफ़ी सारे टॉपिक पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी जो बार बार हमारे पास टर्म आ रही थी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी एक्चुअल में है क्या, देखो पहले से समझते हैं। ये होती है एंटीबॉडी, मतलब किसकी बॉडी की एंटी होती है? ये पैथोजन की बॉडी की एंटी होती है। हम बोल सकते हैं ये अगेंस्ट एंटीजन होती है, अगेंस्ट एंटीजन, एजी या एंटीजन। और एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन होता है जिससे एंटीबॉडी आके जुड़ती है, और इन दोनों के बीच जो जुड़ाव होता है वो होता है जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते हैं वैसे ही ये जुड़ते हैं। कैसे जुड़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ग्लोब्यूलिन, अच्छा, या आईजी। इसको और क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये ध्यान रखना, इसे ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। एक्चुअल में जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इनसे मिलके बनी होती है। ध्यान रखना, जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? एक तरह से ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। और एंटीबॉडी भी, जो एंटीबॉडी होती है वो एक तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। मतलब एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन या ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं, अर्थात एंटीबॉडी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। मेन पोर्शन इसका जो होता है वो प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या होते हैं? हमें जानते हैं प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। और अब प्रोटीन के बारे में पढ़ना हो तो मैंने इसी मतलब इस चैनल पे मैंने प्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल में लेक्चर डाल रखा है। अभी सिर्फ हम ये समझेंगे कि जैसे अमीनो एसिड होता है, ये अमीनो एसिड मान लो एक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, तीसरा, इस तरह से एक चेन बन जाती है, ठीक है। इस पूरी चेन को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? आगे बन के आगे मिलके आगे जाके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये मान लो अमीनो एसिड की चेन है। अब एक चीज ध्यान रखना, अमीनो एसिड जो होता है उसकी संरचना ऐसे होती है, इस तरह से। इधर H2N होता है, इधर COOH ग्रुप होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर R या एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल का भी डिटेल में लेक्चर मैंने बना रखा है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। ये NH2 ग्रुप बाईं तरफ है, इसलिए इस तरफ NH2 ग्रुप होगा, तो इस एंड को क्या बोलेंगे हम? एन टर्मिनस, एन टर्मिनस, एन टर्मिनस बोल दो, एन टर्मिनल बोल दो, एक ही बात है। और इस तरफ क्या है? ये लास्ट वाला अमीनो एसिड है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा? COOH ग्रुप होगा, इधर H2N होगा, NH2 ग्रुप होगा, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? सी टर्मिनल या सी टर्मिनस, ठीक है। इस तरह से एक प्रोटीन के अंदर एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, ये ध्यान रखना। ये चीज क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि आगे हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे, तो एंटीबॉडी के अंदर भी एक तो एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा। एंटीबॉडी जो होती है वो अल्फा 2 और बीटा 2, मतलब दो तरह की चेन होती है। चार चेन होती है, 1, 2, 3, 4, फिर ऐसे जुड़ी हुई होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इस तरह से। तो इस तरह की संरचना होती है, इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। ये जो हिस्सा ऊपर वाला है ये हो गया एन टर्मिनल इसका, और ये हो गया क्या? सी टर्मिनल। अब स्ट्रक्चर भी कैसी हो गई? ये वाई शेप्ड हो गई।
तो इस तरह से हम आगे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा एंटीबॉडी क्या होती है। ये क्या है कि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया। और बाकी और डिटेल में पढ़ना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के बारे में, तो हमने लेक्चर डाल रखे हैं, वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। देखो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर आपके समझ में आएगी, ये वाली है, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो होता है नीट में वो एनसीईआरटी से ही आता है। हो सकता है सीधा ये क्वेश्चन आ जाए कि एनसीईआरटी मतलब किस एंटीबॉडी किस शेप की होती है, कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, एन टर्मिनल को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल को क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें अभी आपको टफ लगेगा, लेकिन आप जब समझोगे इसको, एनसीईआरटी पढ़ोगे दोबारा से, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने एनसीईआरटी से बाहर कोई भी ज़्यादा मटेरियल नहीं लिया है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिया है। तो अब जब मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाना, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, साथ साथ वीडियो देखते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, वाई शेप्ड है, दिख रहा है आपको, और 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 चेन होती हैं, अल्फा, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये ध्यान रखना, अल्फा 2 बीटा 2। ईच सबग्रुप है 2 आइडेंटिकल लाइट चेन और 2 हेवी चेन, ये ध्यान रखना। ये जो बीटा है ये क्या है, हेवी चेन है, हेवी चेन है, और अल्फा क्या है, लाइट चेन है। ये जो ये वाली चेन है, ये वाली, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये बड़ी वाली है, ये बीटा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रहेगी आपको। एंड टर्मिनस ऑफ ईच हेवी चेन फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग डोमेन विद लाइट चेन, ध्यान रखना। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला अभी बताया था मैंने, ये वाला हिस्सा है, ये लिखा हुआ ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन जुड़ती है। जैसे ये मान लो ये कोई पैथोजन है, पैथोजन एंटीजन की तरह काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, एंटीजन से आके, एंटीबॉडी से आके जुड़ जाएगा। तो एन टर्मिनस पे क्या होता है, ध्यान रखना है, एन टर्मिनस पे क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। देयर आर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट डोमेन फॉर्मिंग आर्म ऑफ वाई शेप, दे आर नोन एज फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं हम, FAB, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है। हो सकता है कि इसी डायग्राम को में से ये इनका लेबलिंग हटा दे और आपसे पूछे कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम ढंग से देख लेना। तो एन टर्मिनल पे क्या है, FAB होता है, एंटर पे क्या होता है, FAB, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। सी टर्मिनस होता है, वो ये वाला होता है, नीचे वाला, ये सी टर्मिनस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, FC रीजन होता है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, FC रीजन, ठीक है। FC, जैसे मैंने एक बार बी सेल के बारे में बताया था, बी सेल में ऐसे एंटीबॉडी बताई थी, और एंटीबॉडी का जो FC रीजन होता है ना, ये सेल से बाइंड होता है ऐसे। ये तो एंटीजन से बाइंड होगा ऊपर वाला हिस्सा, तो और नीचे वाले से कैसे बाइंड होगा, सेल से बाइंड होने का काम आता है, ठीक है। तो सी टर्मिनस पे क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है, सी टर्मिनल पे क्या होता है, सी टर्मिनल पे होगा FC रीजन, ठीक है। इंटरेक्शन विद इफेक्टर सेल, इफेक्टर सेल्स जो होती है उनसे इंटरेक्ट होता है। इफेक्टर सेल्स कौन सी होती है, वही बी सेल्स और टी सेल्स। ऑल पॉलीपेप्टाइड हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। आपको पता है डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, सिस्टीन अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, सिस्टीन अमीनो अम्ल होता है, उनके बीच में क्या होता है, सल्फर ग्रुप होता है SH, ठीक है। पर SH मिलके डाइसल्फाइड बॉन्ड S और S बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड और अदर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से या सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, ऐसे संयोजक बंध है ना। आगे देखते हैं, हेवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी आर वेरिएबल रीजन एंड 3 कांस्टेंट रीजन, ये ध्यान रखना। वेरिएबल मतलब देखो आप चीज ध्यान रखना, जैसे एंटीजन अलग अलग प्रकार की होती है, एक एंटीजन ये है, एक एंटीजन मान लो ये है, तो ये एंटीजन इससे जुड़ेगी नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगी, क्योंकि इसका शेप इससे अलग है, ये स्पेसिफिक होती है और वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है, वेरिएबल होता है कौन सा रीजन, ये वाला ऊपर वाला रीजन जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये वेरिएबल रीजन होता है, मतलब चेंज होता है। जबकि ये नीचे वाले रीजन होते हैं, ये ज्यादा चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रीजन होते हैं, ये है ना। तो इसमें क्या देखा, 3 कांस्टेंट रीजन दे रखे हैं, C1, C2 और C3, ये कांस्टेंट रीजन हो गए। और ये ऊपर H1,
ये है मतलब H1 मतलब सॉरी H1 ने L1, ये L1 हो गया, L1 L1 लाइट चेन, फिर लाइट चेन का ये कांस्टेंट रीजन, और ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन, ये हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन, ये हेवी चेन का कांस्टेंट रीजन, ये हेवी चेन का लाइट रीजन, और ये हेवी चेन का सॉरी हेवी चेन का वेरिएबल रीजन, हेवी चेन का वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन जो होता है वो दोनों मिलके बनाते हैं, हेवी चेन और लाइट चेन दोनों मिलके वेरिएबल रीजन बनाते हैं, और दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, कांस्टेंट रीजन बनाते हैं। C1 जो होता है ये वाला फर्स्ट, ये कांस्टेंट रीजन फर्स्ट जो होता है, इसमें दोनों चेन होती है हेवी और लाइट, बाद में हेवी चेन होती है। तो देखो यहाँ पे देखना, ये बी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिखा हुआ है ना, ये तो ये स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है बी सेल की, उससे जुड़ी होती है। ये देखो, ये मान लो ये बी सेल है, ये वाली पूरी क्या है, बी सेल है। चलो दोबारा डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये एक बी सेल थी, और बी सेल के अंदर एंटीबॉडी लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से। चलो इसमें प्रीवियस डायग्राम देख लो आप ऐसे को, ये देखो ये देखो, ये बी सेल है, बी सेल पे एंटीबॉडी लगी हुई है, ये FC रीजन है इसका, यहाँ पे FC रिसेप्टर होते हैं, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, FAB रीजन होता है, ठीक है। ये एंटीजन ऐसे जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद प्लाज्मा सेल बनती है, फिर ये एक्टिव होकर एंटीबॉडी का और दूसरी एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। ये एंटीबॉडी नहीं है, ध्यान रखना, ये एंटीबॉडी रिसेप्टर के रूप में काम कर रही है, और फिर इससे आगे जाके इस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है। आगे जब तुम लेक्चर जब धीरे धीरे पूरा होगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। पर NCERT में कुछ डायग्राम, कुछ ये ग्राफ्ट के बारे में बता रखा है कि ग्राफ्ट क्या होते हैं, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये आगे तुम्हें काम आएंगे। ग्राफ्ट फॉर्म जस्ट एनी सोर्स, ग्राफ्ट क्या होता है, हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो कोई भी ग्राफ्ट मतलब किडनी हो सकती है, लीवर हो सकता है, या कोई स्किन हो सकती है, कुछ भी, उसको हम किसी एनिमल से या किसी अन्य ह्यूमन बीइंग से, डोनर जो होता है, डोनर से प्राप्त करते हैं। और ये ग्राफ्ट रिजेक्ट भी हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि एंटीबॉडी के कारण। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ग्राफ्ट होते हैं ना, ये एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये बाहर के होते हैं। एंटीजन किसे बोलते हैं, जो कोई भी पार्ट जो हमारी बॉडी से बाहर का होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर अगर डाला जाता है तो वो एज ए एंटीजन काम करता है। कोई रोगाणु हो सकता है, कोई किडनी, लीवर, कुछ भी जो हमारे अंदर जाता है, तब क्या करते हैं हम, इसको रिजेक्ट होने से रोकने के लिए हम चाहते हैं कि रिजेक्ट नहीं हो, तो हम क्या डालते हैं इसमें, इम्यूनो सप्रेसेंट। ये ध्यान रखना, इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कम करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र इनहिबिट हो जाएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। ये किया जाता है जब हम ICU में डालते हैं पेशेंट को, ठीक। ICU में क्या करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल एक स्वस्थ कंडीशन होती है, ताकि मरीज को कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। लेकिन ICU के अंदर जब हम डालते हैं क्या, ग्राफ्ट डाल लगाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तब इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, उसे रोका जाता है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये किए जाते हैं कि अगर टिश्यू मैचिंग नहीं होगा, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा, तो वैसे ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, जब ट्रांसप्लांटेशन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक चीज और आएगी, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ, है ना, ये चीज ध्यान रखना, सेल्फ और नॉन सेल्फ। हमारी जो बॉडी में जितने भी प्रोटीन, अमीनो एसिड जो भी है ना, वो सब सेल्फ है, हमारी खुद की बॉडी की। हमारी बॉडी में जो होते हैं, जो भी प्रोटीन होता है या जो भी एंटीजन होती है, वो सारी सेल्फ होती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी की प्रोटीन, अमीनो एसिड को, इनको मतलब जो एंटीजन उनको पहचान लेती है। ये हमारी बॉडी का लीवर है, हमारी बॉडी की किडनी है, हमारी बॉडी के जो भी अंग है उनको पहचानती है। और जब हमारी बॉडी में दूसरा कोई ऑर्गन डाल दिया जाता है तो उसे वो एज ए नॉन सेल्फ पहचानती है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो एबल होती है, वो पहचानने में सक्षम है। एक अमीनो एसिड भी चेंज हो गया ना कोई प्रोटीन में, एक अमीनो अम्ल, आप सोचते हो ब्लड ग्रुप होता है, उसमें कुछ अमीनो एसिड का अंतर होता है, किसी का A ग्रुप होता है, किसी का B ग्रुप होता है, किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, तो उसको भी हमारी बॉडी पहचान लेती है, ठीक है। तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ है तो कुछ नहीं करेगी, और अगर नॉन सेल्फ है तो उसे मारेगी। तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचानने का कार्य करती है। अगर ये कार्य करना बंद कर दे हमारी बॉडी, अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, तब क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, इसको हम दोबारा से देखेंगे आगे,
आगे हम ट्रांसप्लांटेशन और ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये एनसीईआरटी से बाहर है थोड़ा सा, आपने एनसीईआरटी में दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं। एंटीबॉडीज जो है वो 5 टाइप की होती है, 5 प्रकार की हमारी बॉडी में पाई जाती है। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, फिर भी छोटी संभावना यह बनती है कि ये इनका नाम दे रखा है, आईजीजी के बारे में बता रखा है, आईजीए के बारे में बता रखा है। ये आपको बता दिया मैंने, मिल्क के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये जो होती है मिल्क के अलावा जहाँ पे सीक्रेशन होता है, इंटेस्टाइन वगैरह है ना, टिश्यूज वगैरह जहाँ पर होते हैं ना, वहाँ पर भी ये पाई जाती है। तो इसमें अपन को ध्यान क्या देना है कि एक तो ये कि इनका कार्य क्या है। आईजीजी है, ये मदर टू फीटस जाती है, और ये ऑप्सोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन एक एक्टिविटी। न्यूट्रलाइजेशन समझ लेना आप केवल, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो मैक्सिमम तो ये पाई जाती है, मोर देन 80% आईजीजी पाई जाती है। एक तो चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण करता है। उदासीनीकरण क्या है, जैसे ये बहुत सारी एंटीजन हमारे शरीर में आ गई, तो यहाँ से एंटीबॉडी निकल रही है ऐसे, तो ये एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, इनसे जुड़ जाएगी, जुड़ के इनको न्यूट्रलाइज कर देगी। ये जैसे ऐसे जुड़ गई, अभी एंटीजन इससे एंटीबॉडी से जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा कि ये अब ये एंटीजन को कार्य नहीं कर पाएगी, तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन में काम आती है। आईजीएम इंपॉर्टेंट है कि ये पेंटामर के रूप में काम आता है, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए अगर एनसीईआरटी से बाहर तो यही आएगा आईजीएम। आईजीए ये डाइमर के रूप में होती है, सिंगल भी होती है, लेकिन जब ये न्यूट्रलाइजेशन करती है उस टाइम ये पेंटामर के रूप में काम करती है। पेंटामर के रूप में मतलब इसके जैसे इसके 2 हाथ है, मान लो एक और एक 2 हाथ है, तो इसके 10 हाथ हो गए, तो 10 को न्यूट्रलाइज करेगी एक साथ ये। तो न्यूट्रलाइजेशन में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। आईजीडी का रोल पता नहीं है, मतलब हायर क्लासेस से पढ़ोगे आप तो ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब इसका भी डिफाइंड नहीं है। आईजीई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एलर्जी में काम आती है। एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीई, और ये अपना टॉपिक भी है, इसलिए मैंने ये तीनों चारों बता दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईजी। देखो आईजीए कहाँ है, देखो आप इस डायग्राम समझ में आ जाएगा। जहां जहां पर ओपनिंग है, माउथ सलाइवा है, ये इसोफेगस है, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आईजीए मिलेगी जहां पर ओपनिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा मिल्क वगैरह में भी क्या होगी, आईजीई होगी, आईजीए होगी। और आईजीजी आईजीएम का होती है ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर जो होती है। ठीक है, तो वहां पर ये न्यूट्रलाइजेशन का कार्य करेगी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अब इसके बाद हम और भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, आप मुझे बताना और थोड़ा कमेंट करना कि अगर इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। देखो हिंदी मीडियम मैं कर सकता था, लेकिन डबल मेहनत हो जाती है, लेकिन आप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मतलब ये वीडियो काम आए, और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी काम आए। आप जब भी वीडियो देखो मेरा, तो कम से कम एनसीईआरटी आप खोल के रखना। 5-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो 15 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा तो बढ़िया बात है ना ये। ठीक है, चलो थैंक यू।